Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. I'm Mushna Tariq, and I welcome all of you to another season of ACDC Studio, where insights go global. Today, we have chosen a very important topic named entrepreneurship opportunities in electrical engineering. There are a lot of studies on the topic named entrepreneurship. So I will be discussing about a basic concept that so many studies have said that entrepreneurship or entrepreneurial intent has seen to be at a faster level in underdeveloped nations as compared to developed nations. कि जो आपकी थर्ड वर्ल्ड नेशंस होती हैं या आपके वो कंट्री जो कि इस टाइम डेवलपमेंट के स्टेज के ऊपर चल रहे हैं, उस स्पेस में हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज या उनका जो एक लेवल है वो फास्टर पेस में चल रहा है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ रिसर्च जिसके मुताबिक अमेरिका के अंदर या कुछ डेवलप्ड नेशन इस तरह की हैं जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. वहाँ पर उनके स्टेबल बिजनेसेस को इतना ज्यादा लुक आफ्टर नहीं किया जाता. वाइल इफ आई टॉक अबाउट एशियन कंट्रीज और इफ आई टॉक अबाउट सम अंडर डेवलप्ड नेशंस, they are at a faster level or they consider entrepreneurship as a डिमांडिंग थिंग कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. सो इस चीज को डिस्कस करने के लिए आई वुड लाइक टू वेलकम माय को-होस्ट मिस्टर अनस सरमद महमूद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू सो मच. मैं उम्मीद करूंगा आप तमाम लोग खैरियत से हैं. अल्लाह आपको, आपके घर वालों को खैर ऑफियत से रखे. और वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय व्यूअर्स. और हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने उन्हीं प्रोडक्टिव सेशंस की जो एक रवायत चल रही है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साथ. टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट. मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा उनके लिए क्योंकि आई हैव नो वर्ड्स टू डिफाइन द पर्सनैलिटी. पीपल रिक्वेस्टेड मी अगेन एंड अगेन कि डॉक्टर साहब को आप इनवाइट करें. तो हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब से स्पेशल फेवर की कि डॉक्टर साहब आप हमें टाइम दें और हम एक सेशन आपके साथ करना चाह रहे हैं. तो उसी हवाले से आज हमने अपने टॉपिक को कंटिन्यू किया है. जो प्रीवियसली हमने लास्ट टॉपिक देखा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज इन इंजीनियरिंग. आई वुड लाइक टू से नॉट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको हम कहेंगे फॉर ऑल द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स. So without wasting my time, I would like to move towards my guest. Dr. Yaqub Javed is serving as an assistant professor at ComStat University, Lahore. Sir, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम. सर वंस अगेन थैंक यू सो मच. आपने अपना कीमती वक्त निकाला और स्टूडेंट्स की बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे मिली थी कि डॉक्टर साहब के साथ एक सेशन और होना चाहिए. एंड आई एम लकी इनफ कि हमें बहुत जल्द आपसे टाइम भी मिला. सर मैं चाहूंगा कि अपने लास्ट सेशन की तरह इस सेशन को भी प्रोडक्टिव बनाएं और जो हमारा टाइटल है, हमारा थीम है, उससे हम मैक्सिमम अपने ऑडियंस को डिलीवर कर सकें. तो सर आई वुड लाइक टू हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम योर साइड. देखिए, वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप को आप अगर डिफाइन करें ना तो उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक दो किस्म की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है. एक ये कि हम जब बिजनेस करते हैं तो टोटली न्यू आइडिया आपके पास है. जिस तरह हम इंजीनियर्स हैं ना, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे रूम है, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, तो हमारा प्लान ये होता है कि हम उस स्पेस को अकोमोडेट करते हुए हम कोई एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करें, वो टोटली न्यू हो, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, उसकी एक मार्केट स्पेस बनाएं और लोगों को अट्रैक्ट करें उस प्रोडक्ट की तरफ. जिस तरह आप बेतहाशा चीजें देखते हो, जिस तरह आपके पास रिस्ट वॉच के बाद स्मार्ट वॉच आ गई, एक नई प्रोडक्ट आ गई, इसी तरह कुछ और प्रोडक्ट्स भी आप मार्केट में देखो जो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं लेकिन एक न्यू आइडिया. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप किसी और तरीके से भी हो सकती है. जिस तरह हम क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारी कंट्री इतनी डेवलप नहीं है. दुनिया के अंदर बेतहाशा कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बेतहाशा चीजें ऐसी हैं जो डेवलप कर चुके हुए हमारे पास नहीं है. हम उनकी प्रोडक्ट को लेके आए, उनकी प्रोडक्ट को इधर मार्केट कर दें, या सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी प्रोडक्ट को हम रिप्रोड्यूस कर लें, उन जैसे प्रोडक्ट हम बना लें. तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी मिलती है. क्योंकि एज एन इंजीनियर हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो हमने हमारा टेक्निकल माइंडसेट है. दूसरी चीज ये कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो इलेक्ट्रिकल पे डिपेंडेंट होती है. हमें कंप्यूटर सिखा दिया जाता है, हमें टेलीकम्युनिकेशन सिखा दी जाती है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स सिखा दी जाती है, इलेक्ट्रिकल सिखा दी जाती है. तो हम इन चीजों को मैनिपुलेट करके हर वो चीज बना सकते हैं जो इंसान सोचता है या दूसरी डेवलपिंग कंट्री ने बनाई हुई है.
अगर हम सिंपल कंट्रोलर को देख लें या कोई चीज, कोई प्रोडक्ट को पकड़ लें और उसमें डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, तो हमारे पास बेतहाशा ऐसी प्रोडक्ट्स बन सकती है जिसको हम मार्केट कर सकें। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल। इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है स्टार्ट में कि मोस्टली लोग पूछते हैं कि आर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज आर क्रिएटेड या डिस्कवर्ड, ये ऑलरेडी मौजूद होती हैं या हमें खुद डिस्कवर भी करनी पड़ती हैं? देखिए, असल में ना 4 किस्म के माइंडसेट्स होते हैं। अगर आप माइंड की बेस पे देखें ना, जो कॉमन प्रैक्टिस रहती है ना, एक आम सा बंदा जो है ना, जो एंटरप्रेन्योरल बंदा है, जिसका माइंडसेट इस बात पे है कि वो बिजनेस कर सके, उसका एनालिटिकल माइंडसेट होता है। वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, फिर ऑब्जर्व करने के बाद देखता है इसके अंदर मसला क्या है, इसके अंदर किस तरीके से मैं आसानी पैदा कर सकता हूं। अब वो आसानी क्या हो सकती है? हो सकता है वो चीज बहुत महंगी है, मैं सस्ती प्रोड्यूस कर दूं। वो चीज जो है उसके अंदर जो फैसिलिटी है वो मुश्किल है, अब मैं उसे आसान कर दूं। जिस तरह ऊबर है, क्रीम है, कि भाई टैक्सी पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन एक एडवांटेज मिल गया कि आपने टैक्सी के एक्सेस करना आसान हो गया कंज्यूमर के लिए भी, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए भी। इसी तरह दूसरा माइंडसेट होता है, उसे कहते हैं क्रिएटिव माइंडसेट। क्रिएटिव माइंडसेट ये है कि बंदा बिल्कुल नई कोई प्रोडक्ट देखे, सोचे कि मैंने कोई ऐसी चीज बनानी है जो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, लेकिन एक बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही नहीं है। नॉर्मली बंदा एंटरप्रेन्योरशिप की जब डेफिनेशन को देखता है ना, बंदा कहता है बिल्कुल नया प्रोडक्ट। समटाइम नई प्रोडक्ट नहीं होती, हम एनालिटिकल माइंडसेट से एनालाइज करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। समटाइम हम क्रिएटिविटी लेके आते हैं, कोई बिल्कुल ही नई चीज ले आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो तीसरा माइंडसेट होता है वो टेक्निकल माइंडसेट होता है। ये अगर मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे एज एन इंजीनियर मैं बात करूं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, हमारे पास टेक्निकल स्किल्स होते हैं। हम हर वो प्रोडक्ट जो मैनुअली चल रही है उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। वो आप कोई भी चीज, आपके पास एसी है, आपके पास फैन है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, आपके पास कार है, मैं रिमोटली उसे एक्सेस करना चाहूँ, उसे ऑन करना चाहूँ, उसे ऑफ करना चाहूँ, किसी भी डिस्प्ले को ऑन करना चाहूँ, तो ये हमारे पास है टेक्निकल माइंडसेट। हम टेक्नोलॉजी किसी प्रोडक्ट के अंदर ले आए, तो ये भी हमें एडवांटेज मिल सकता है। फिर एक होती है कि हमारे पास पीपल माइंडसेट हो, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लोगों को कन्विंस करना है सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बंदा है, उसके पास, एक बंदा के यूरोप में या अमेरिका में कोई प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल, मैं वो प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, पाकिस्तान में ले आता हूँ। अब मेरे पास स्किल होना चाहिए कि मैं उस प्रोडक्ट को सेल कर सकूं, लोगों को कन्विंस कर सकूं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल है, अगर ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फायदा होगा। और क्या फायदा होगा, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है और किसी और तरीके से भी हो सकता है। जिस तरह मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जैसी कंट्री में आ गई और 4G जैसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जैसी कंट्री में आ गई, वजह यह है कि लोगों का माइंड इस तरह डेवलप किया गया कि भाई ये 4G बड़ा यूजफुल है। इसी तरह आप देखो कि नेस्ले जो पानी प्रोड्यूस करता है और पानी आपके पास पहुंचा, उन्होंने लोगों का माइंडसेट इस तरह डेवलप किया है कि भाई जो आप पानी पीते हो, जो नलके में पानी आ रहा है वो गंदा है। अब इनिशियली उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, लेकिन जब एक दफा माइंडसेट डेवलप हो गया, उसके बाद क्या है कि गोरमे है, उसने पानी लॉन्च किया तो वो भी पानी चलने लग पड़ा, कोई और कंपनी है उसने पानी लॉन्च किया तो वो भी चलने लग पड़ा, क्योंकि लोगों को अभी ऐसे लगता है कि जो मेरा नलके का पानी है वो इतना गंदा है कि मैं पीऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। सही है ना? बिल्कुल सर, ये ठीक कहा आपका स्किल है कि आप प्रोडक्ट को किस तरह सेल आउट कर रहे हैं। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन दिस बोर्ड फ्रॉम द बिहाफ ऑफ ISP ACDC स्टूडियो। एंड यस, वी आर सो मच ऑनर टू हैव यू अगेन ऑन बोर्ड, क्योंकि ऑडियंस की या बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट की डिमांड थी कि हम डॉक्टर याकूब साहब के साथ एक और सेशन मैम आप अरेंज करें, सर अरेंज करें, ताकि हमें हमारे उन क्वेश्चंस का जवाब मिल सके जो पहले में नहीं मिल सका। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात मानी। So secondly, I just want to ask one thing which has two parts basically. The first part is that can an engineer become an entrepreneur, and secondly, can a person who belongs to non-engineering field become an entrepreneur? अच्छा, अब दो चीजें इसमें मैं फिर बात को एक्सप्लेन पॉइंट्स में ही करना चाहूंगा। हमारे पास 4 किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिलती है एज एन इंजीनियर। 4 किस्म की अपॉर्चुनिटीज है एज एन इंजीनियर। पहली अपॉर्चुनिटी है जिसको हम कहते हैं जॉब मिल जाए। हम जब टीचिंग करते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का माइंड डेवलप करते हैं, तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि बेटा आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में। हम बच्चे को यही कहते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ लो, अच्छा CGPA ले लो, क्योंकि मार्केट में इतने CGPA को प्रेफर करते हैं।
आप अपना ये चीजें स्किल्स सीख लो, क्योंकि मार्केट में जॉब के लिए ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है। कभी बच्चे को ये नहीं सिखाते कि बेटा पैसा कैसे कमाना है, अपने स्किल्स को किस तरह बेचना है। इस तरह नहीं बेचना कि भाई नौकरी मिल गई, एक बंदा आपको सैलरी देता है, लेट्स सपोज 15,000 की सैलरी देता है, क्या हम ये सोचें कि ये जो 15,000 वो हमें दे रहा है तो कमा भी इतना ही रहा है? तो समटाइम ये नहीं होता। अमूमन वो आपसे जो है 60-70 हजार रुपया कमा रहा होता है, उसमें से 15,000 आपको देता है, उसके अलावा अपने एक्सपेंसेस भी बर्दाश्त करता है, उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो मामलात को भी चलाता है, अपना भी प्रॉफिट लेके जाता है। इसका मतलब है मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो 60,000 कमाने की है, लेकिन मैं क्योंकि किसी का एम्प्लॉय हूं तो इस वजह से मैं सिर्फ 15,000 अपने घर लेके जा रहा हूं, बाकी 45,000 मैं उसको दे रहा हूं क्योंकि उसने मुझे एम्प्लॉय रखा हुआ है। अब दूसरी चीज क्या बनती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि मैं अपनी टेक्निकल सपोर्ट किसी को दे दूं, यानी कि मैं कंसल्टेंसी फर्म खोल लूं। अब ये एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी ही है, लेकिन एक कंसल्टेंसी फर्म है। अब कंसल्टेंसी फर्म क्या है कि किसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपने कहा मैं इंजीनियर हूं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। आपने अपना माइंड यूज किया, अपने टेक्निकल स्किल्स यूज किए, और उस टेक्निकल स्किल्स पे आपने कहा कि भाई ये मैंने आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, मुझे इतने पैसे दे दो। ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अमूमन लोग कहते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो भी बिजनेस की तरह ही है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह डॉक्टर है, डॉक्टर एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस करने के बाद अपना क्लिनिक खोल लेता है, वो जो क्लिनिक खोलता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन जो तीसरा काम है वो है बिजनेस। अब जो मैं कह रहा हूं वो ये क्या है? एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं ये कह रहा हूं सेल्फ एम्प्लॉय भी नहीं बनना और ना ही एम्प्लॉय में जाना है, मैं कह रहा हूं बिजनेस करना है। अब बिजनेस क्या है कि आप अपनी सर्विसेज के साथ साथ एक टीम डेवलप करो, और अपनी जो भी प्रोडक्ट आपने डाली है उसके अंदर अपनी टीम को इस तरह डेवलप करो कि आप टीम से बाहर भी निकल जाओ, आप जिधर मर्जी चला जाओ, आपका सिस्टम चलता रहे और आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी निकलता रहे। अमूमन आपने देखा होगा जो कारोबारी तबका है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, ऐसे लोग जो कारोबार करते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब कि समटाइम मैट्रिक ही किया होता है, और वो अच्छा खासा मतलब कि कमाई कर रहे होते हैं। जबकि हम इंजीनियर्स बन के, हम टेक्निकल ग्राउंड में डॉक्टर्स बन के हम कारोबार नहीं कर रहे होते। उसकी रीजन ये होती है कि हमें डरा इतना दिया जाता है कि बेटा आपने अगर कारोबार किया तो जो आपकी डिग्री है वो जाया हो जाएगी। सही है ना? जब हम इस माइंडसेट में चले जाते हैं कि भाई जो आपकी डिग्री है, मतलब हम जैसे लोग सोचते क्या है कि भाई अगर मैंने डिग्री इंजीनियरिंग कर लिया तो कारोबार भी मैं इंजीनियरिंग का करूंगा, मैं टेक्निकल कारोबार करूंगा, मैं नॉन टेक्निकल कारोबार ही नहीं करूंगा। हालांकि ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो आपका स्किल आपने डेवलप किया है, जो नॉलेज आपने गेन किया है यूनिवर्सिटीज में, चाहे आपने बीए की डिग्री लिया, बीकॉम की डिग्री लिया, या आपने इंजीनियरिंग लिया है, आपका जो स्किल है वो कभी जाया नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज जरूर होगा। सही है? आप कोई भी कारोबार करते हैं, मेरा एक स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो कारोबार क्या कर रहा है? कारोबार कर रहा है कि वो जो है क्या मैं उसने प्लांट्स का कारोबार कर रहा है, नर्सरी खोल ली। अब वो जितना कमा रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कंसल्टेंसी दे रहा है या जॉब में कर रहा है, वो उतना कमा नहीं रहा, और यंग बच्चा है। अब मैं देखूं, मैं कहूं नर्सरी में तो टेक्निकल स्किल कोई भी नहीं है, एक आम सा बंदा भी ये काम कर सकता है, लेकिन हम अगर अपने टेक्निकल स्किल को यूज करें तो नर्सरी में जितनी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है किसी और चीज में यूज ही नहीं हो सकती। बेतहाशा चीजें ऐसी हैं जो मैं टेक्नोलॉजी वाइज यूज कर सकता हूं। आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि जब हम एक लेवल अचीव कर लेते हैं, बिजनेसमैन का लेवल अचीव कर लेते हैं, तो हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। इन्वेस्टर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, सरमद साहब है, जिसके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। मैंने कहा सरमद अगर आपने इस चीज में काम करना है बताओ इसमें कितने एक्सपेंस लगेगा? सरमद ने कहा 10 लाख रुपया लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, 5 लाख मैं देता हूं, 5 लाख आप दो और आप इसका काम करो। अब जब प्रॉफिट होगा मुझे भी उतना ही मिलेगा जितना सरमद को मिलेगा, लेकिन जो सरदर्दी है, जो मेहनत है, जो फिजिकल हेडेक काम करने की कैपेबिलिटी है, वो सरमद के पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन अब मैं इन्वेस्टर बन गया, अब मैं पैसे से पैसा खींचने लग पड़ा। ये लेवल उस वक्त आएगा जब हम बिजनेस का लेवल अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टर का लेवल बनाएंगे। जब हमारी टेक्निकल स्किल्स या कैपेबिलिटी इस तरह हो जाएगी कि हम लोगों को अट्रैक्ट भी करें और लोगों से कहें कि भाई मेरे पास पैसे हैं, आप काम करो, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट में मुझे प्रॉफिट दे दो। और लोग जब ग्रेजुएट होता है
जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है उसका सबसे बड़ा इशू ये देखने में आता है कि उसके पास डिसीजन पावर नहीं है, उसको आइडिया नहीं कि अगर वो बिजनेस करने जा रहा है उसको कामयाबी कितनी मिलेगी। लाइक अगर मैं इसमें कहूँ तो हमारा कुछ टीचर्स का भी इसमें रोल होना चाहिए, लाइक वो उसको बता सकें कि लाजमी नहीं कि आप अपनी फील्ड में ही ग्रो करो, आप कोई और भी और बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन वो जो कंफ्यूजन वाली स्टेट है सर, उस स्टेट से कैसे बाहर निकला जा सकता है? असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे वालिदैन जो है ना वो इस माइंडसेट पे चलते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर ली तो आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी। कितनी जॉब मिल जाएगी? हम ग्रेजुएट होता है, हम कहते हैं लो जी 40,000 50,000 बहुत अच्छी मिल गई, लाख रुपए की जॉब मिल गई। वो इस माइंडसेट से बच्चे को डेवलप करते हैं, बच्चे को फीड ही इस तरह करते हैं। बच्चे को लगता है कि मैं जो हूं ना सेफ साइड पे सेफ प्ले करूं। जब वो सेफ प्ले का माइंडसेट बना लेता है ना तो करता क्या है वो बच्चा, वो कहता है नौकरी मिल जाए। जब उसे नौकरी मिलती है वो कहता है नहीं भाई सरकारी नौकरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की नौकरी होनी चाहिए। सवाल उससे पूछते हैं गवर्नमेंट की नौकरी क्यों होनी चाहिए, तो जवाब उसका क्या होता है कि गवर्नमेंट की नौकरी इस वजह से होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के नौकर को निकालते कभी नहीं, सही है ना, टर्मिनेट नहीं करते। सिर्फ इस माइंडसेट में बच्चा क्या कहता है गवर्नमेंट की नौकरी करना शुरू कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर हम बच्चे को कहें कि भाई इस्लाम में भी कहते हैं कि भाई 10 में से 9 हिस्से जो हैं वो कारोबार में है, तिजारत में है, और इस चीज का बिलीव कर ले और बच्चे को साथ साथ प्रमोट करें। आपने देखा नहीं है कि जो बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, वो नीचे अपने बच्चों को भी कारोबार करवाते हैं। जो लोग खुद कारोबार नहीं करते, जॉब करते हैं, वो अपने बच्चों को भी जॉब ही करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड ही इस तरह डेवलप नहीं होता, वो बच्चों सुपरस्टिशियस को प्रेसिडेंट है। जी बेटा क्या बोला आपने? सुपरस्टिशियस प्रेसिडेंट है जो हम फॉलो ऑन करते जा रहे हैं बिना ये देखे कि क्या इसकी हाँ एग्जिस्टेंस है या नहीं। हाँ, आप देखो ना कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जितनी अपॉर्चुनिटीज है किसी और कंट्री में है ही नहीं। मुझे बताओ पेटेंट की क्या पॉलिसी है, कॉपीराइट की क्या पॉलिसी पाकिस्तान में अवेलेबल है? एक मोबाइल फोन किसी ने बनाया, मैं कहूँ इसका एज इट इज वैसा ही मोबाइल फोन बना दूं, तो क्या बना नहीं सकता? जो चीज, अगर आप अमेरिका जैसी कंट्री में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, उधर कॉपीराइट की कंडीशंस है, पेटेंट की कंडीशंस है, आप किसी के प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में क्या है? आपने देखा नहीं कि बच्चियों के कपड़े बनते हैं, एक ब्रांड बनाता है, थोड़े दिनों बाद एक रेप्लिका आ जाता है। रेप्लिका क्या होता है? ब्रांड ने बनाया 10,000 का सूट, रेप्लिका 1,000 रुपए का, सही है ना? तो बिल्कुल सर, क्यों है? सही है। हालांकि असूलन क्या होना चाहिए कि जो ब्रांड की प्रोडक्ट है वो कोई बंदा कॉपी ना कर सके। इंटरनेशनली ये कंडीशन लगी जाती है, ये केस कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमारे इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। अब इसको मैं एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकता हूं। ये अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आप इस तरह की चीजें आप कर सकते हो तो बेटा आपके पास तो ऑप्शन ही बहुत ज्यादा है। आप देखो कि भाई एक कार है, अच्छी गाड़ी है, उसके अंदर सिंपल क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है। मैं कहूं मैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं क्रूज कंट्रोल क्या बना सकता हूं? हाँ जी बना सकता हूं, बना के मैं मार्केट करूं। मैं उसे पेटेंट अगर करवाना चाहता हूं पेटेंट करवा लूं, अदरवाइज मार्केट कर लूं। इसी तरह जिस तरह कोविड-19 की सिचुएशन है, मैं वॉक थ्रू गेट बनाना शुरू कर दूं। आपके पास बिल्कुल सर, अपॉर्चुनिटी है मैंने इसी के एज ऊपर एन आपसे इंजीनियर। पूछना था। बिल्कुल मैंने यही तो पूछना था ये कि स्टार्टअप बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम पेंडेमिक, जिसके अंदर आप फिजिकली आइसोलेट हो चुके हैं, सोशली आप एक दूसरे से डिस्टेंस पर चले गए हैं, आपके बिजनेस बिल्कुल शट डाउन हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इंजीनियर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि गोल ओरिएंटेड है, वो कहीं ना कहीं से तरीका निकाल लेते हैं। तो सर बीइंग एन इंजीनियर या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि एक ऐसा नेशन जो कि थर्ड वर्ल्ड नेशन है, वहां पर पेंडेमिक के टाइम में आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए वो कौन कौन से इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं? देखो एक बात हमेशा याद रखना कि एक कंट्री मैक्सिमम आपको क्या प्रोवाइड कर सकती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ना गुलामी वाले माइंडसेट पे बैठे हुए हैं। हम इस एग्जैक्टली माइंडसेट पे सर। बैठे हुए हैं कि हमें कोई बंदा देगा पुश करेगा तो हम ऊपर जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। एक कंट्री जिस तरह पाकिस्तान है मैक्सिमम हमें क्या दे सकती है? हमें रिसोर्सेज दे सकती है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, हमें बिजली दे सकती है, हमें पानी दे सकती है, हमें सिक्योरिटी दे सकती है, इस तरह की चीजें दे सकती है। क्या पाकिस्तान में इस तरह की चीजें नहीं है? हमें फूड दे सकती है, क्या पाकिस्तान में फूड नहीं है? हमें कपड़ा दे सकती है, क्या पाकिस्तान में नहीं है? जो कंट्री ने हमें फैसिलिटी देनी थी वो दे दी हुई है। जब गवर्नमेंट ने हमें देनी थी वो दे दी हुई है। हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे दिए। आपके पास चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। जिस तरह का ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपने आपके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट किया तो जो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो ना, आपके पास एग्जैक्टली। इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिली हुई है, पाकिस्तान जैसी कंट्री में मिली हुई है,
मिली हुई है। अब आपने क्या करना है पाकिस्तान को देने के लिए? अब क्या है कि जिस तरह पाकिस्तान में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 60% एग्रीकल्चर है। अगर आप इकोनॉमी वाइज देखें तो जो एक्सपोर्ट होती है वो 60% एग्रीकल्चर की होती है। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी, आपको सुन के हैरानी होगी कि जितना 1 एकड़ से हम फसल उगाते हैं ना, चाइना इंडिया में इससे डबल उगाई जाती है, चाइना में से 4 टाइम ज्यादा उगाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं उगाई जाती। एक जनरल एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज चावल है, मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज, ये असम्पशन है, मैं एग्रीकल्चर का काम नहीं करता, असम्पशन है, लेट्स सपोज 60 टन चावल प्रोड्यूस होता है 1 एकड़ से, लेकिन इंडिया में नॉर्मली 100 टन से ज्यादा चावल प्रोड्यूस होता है। और चाइना जैसी कंट्री में 150 या 160 टन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, रिसर्च यहां तक हो चुकी हुई है कि भाई आपके पास डेजर्ट है, आपके पास डेजर्ट में आप गंदम उगा सकते हो, डेजर्ट में आप चावल उगा सकते हो। अब इस तरह जिस तरह सऊदीया जैसी कंट्री जिधर भाई पानी का भी प्रॉब्लम है और फिर जमीन भी वो नहीं है उस तरह की जिस तरह की फर्टाइल लैंड पाकिस्तान में, वो वहां पे भी चावल उगा रहे हैं, वहां पे भी गंदम उगा रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स को, हमारे टेक्निकल स्किल्स को क्या हो गया कि हम ये काम नहीं कर सकते? तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट 60% हमारे पास एग्रीकल्चर है। अब मैं कहता हूं मुझे एडवांसमेंट चाहिए एग्रीकल्चर में, मुझे चाहिए ऐसी मशीन्स चाहिए जो वीडिंग कर सके, ऐसा प्लांट जो खराब हो चुका है उसको वो पिक कर सके, ऐसी मशीन्स चाहिए। मुझे ऐसे ट्रैक्टर्स चाहिए जो ऑटोमेटिकली वो गोडी कर सके, मुझे ऐसे ट्रैक्टर चाहिए जो ऑटोमेटिकली बीज को डाल सके, मुझे ऐसी फर्टिलाइजर चाहिए जो मुझे ज्यादा प्रोडक्ट दे सके, मुझे ऐसे मतलब कि ड्रोन्स चाहिए, मुझे ऐसे रोबोट्स चाहिए जो मेरी फील्ड को ऑब्जर्व कर सके, मुझे ऐसी डिवाइसेस चाहिए जो ये चीज देख सके कि भाई जो पानी मेरी फील्ड को रिक्वायर्ड है वो पानी मैंने दे दिया कि नहीं दिया, और अगर दे दिया तो मैं सरप्लस पानी ना दूं। अगर मैं सरप्लस पानी दूंगा तो मेरी जो फील्ड है बजाय ज्यादा गंदम उगाने के कम गंदम उगाएगी। अब ये जो सोल्यूशन है ये कौन देगा? हमारा इंजीनियर देगा। कौन देगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देगा। वो ऑब्जर्व करेगा थ्रू सर्टेन सेंसर्स और उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे किसी कार को ऑटोमेटिकली चला देगा, किसी ट्रैक्टर को ऑटोमेटिकली चला देगा, किसी रोबोट को वीडिंग रोबोट बना देगा, किसी रोबोट को हार्वेस्टिंग रोबोट बना देगा, किसी रोबोट को जो है वो किसी किस्म की एप्लीकेशन के लिए यूज कर लेगा। ये जो चीजें हैं ये हमने अपने बच्चों के दिमाग में डालनी है कि बेटा अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको अवेल कैसे करना है ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट है। आप चीजों को एनालाइज करो और फिर सोचो कि आप क्या कर सकते हो और फिर वो काम करना शुरू कर दो। एक छोटी सी प्रोडक्ट पे आप बिजनेस कर सकते हो और छोटी सी प्रोडक्ट पे आप करोड़ों कमा सकते हो। सर लाइक we are from academia. Yes sir. जी, लाइक सर वी आर फ्रॉम एकेडेमिया, इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज का कितना बड़ा रोल हो सकता है? लाइक मैं एक जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स करिकुलम की बात करूं जो 40+ सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या सर उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से सब्जेक्ट्स ऐड करने चाहिए? सेकेंडली सर, अगर हमारा इदारा प्रमोट कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को, तो क्या हमारी हुकूमत को और हमारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन कुछ अपने तौर पे भी दें ताकि कम से कम उनको ये क्लियर हो सके वो ग्रो किस साइड पे कर सकते हैं? एक बात तो ज़हन में रखो कि बेटा हमारे पास 2 चीजें, मेरी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर बंदे को पुश करने में लग जाए, रिस्क लेने में लग जाए कि बेटा तूने बिजनेस करना है मैं तुझे पुश करता हूँ, इतने पैसे नहीं है। जो डेवलप कंट्रीज है ना उनके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ना वो नॉर्मली 0% होता है या माइनस में चला जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया बैंक से लिया तो रिटर्न भी आपने 1 लाख ही करना है, 1,10,000 नहीं करना या 1,20,000 नहीं करना। तो हमारी क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम IMF से लोन ले लेते हैं, फिर हमें सूद का रेट और इस तरह की चीजें इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाना पड़ता है, हमारी मजबूरी बन जाती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देखो चाइना जैसी कंट्री ने उस वक्त तरक्की की थी जब उनकी 60% यूथ थी और 40% ओल्ड लोग थे जो ग्रेटर देन 40 ईयर्स थे, लेकिन वो 60% यूथ ने उनको सपोर्ट किया और आहिस्ता 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 करके चाइना जैसी कंट्री ग्रो कर गई। अब पाकिस्तान में ये सिचुएशन है, पाकिस्तान के पास 60% यूथ है, लेकिन हमने अपनी यूथ को एक ट्रैक पे लेके आना है, हमने अपनी यूथ को एक डायरेक्शन देनी है। पहली चीज हमने अपनी यूथ को ये सिखाना है
कि बेटा जो भी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर जाके आप पैसा नहीं कमा सकते जितना पैसा आप पाकिस्तान में कमा सकते हो। ये जो आपने करोड़पति बनना है या अरबपति बनना है, वो आपने बनना है पाकिस्तान में रह के, मेहनत करके। सही है ना। दूसरी चीज ये है कि हमारे जैसे बच्चे मोबाइल फोन लेते हैं। अब मोबाइल फोन क्या है, लो जी 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन ले लिया, 2 लाख रुपए का मोबाइल फोन ले लिया। अब मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बिजनेस करना है, तो बेटा बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? सम टाइम सिर्फ टूल्स चाहिए। जिस तरह मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं ना, मैं कहता हूं सबसे सस्ता बिजनेस क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें मेरी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगे और मैं मैक्सिमम रिटर्न ले सकूं। सबसे सस्ता बिजनेस क्या हो सकता है? मैं कहता हूं मैं एनर्जी ऑडिट फर्म बना दूं। बेहतरीन आइडिया। 3 मीटर्स लूं और जाके घर, इंडस्ट्री, कहीं पे भी जाऊं और कहूं कि भाई तुम्हारे बिजली का बिल कम आ रहा है, मैं तुम्हारा बिल कम कर दूंगा, जब बिल कम होगा तब मुझे पैसे दे देना, अभी पैसे ना दो। 3 मीटर चाहिए, 5,000 6,000 रुपए का अच्छा किलोमीटर मिल जाएगा। सही है ना भाई। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए? एनर्जी एनालाइजर चाहिए, बहुत महंगा होगा, लो जी 30-35 हजार का मिल जाएगा। 30-35 हजार, 40 हजार का मैं मोबाइल फोन भी तो यूज कर रहा हूं ना, मैं 30-35 हजार का एनर्जी एनालाइजर ले लेता हूँ, 1,000 रुपए का मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हूँ। सही है ना, ये मेरे पे डिपेंडेंट है ना। मुझे उसके साथ क्या चाहिए? तो भाई लक्स मीटर चाहिए, मुझे टेकोमीटर चाहिए, डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट आ गए। कितने पैसे लगे? 60-70 हजार रुपया लगे। अब जाओ इंडस्ट्री में, जाके कहो कि भाई मैं तुम्हारी इंडस्ट्री का ऑडिट करूंगा और ऑडिट करने के बाद तुम्हारे बिजली के बिल को कम करूंगा, अपने घरों का बिल कम करो। ये सबसे सस्ता बिजनेस है, करो। क्यों नहीं कर रहे? हमारा इलेक्ट्रिकल का क्राइसिस है, दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम पाकिस्तान में ले रहे। भाई हम बिजली बचाएं। बिजली बचाने के लिए दूसरा बिजनेस आइडिया क्या है? हम लोगों को कन्विंस करें कि भाई सोलर पैनल लगा लो। सही है ना। सोलर पैनल। आप अच्छा बिजनेस क्या होता है? हम अच्छा बिजनेस क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो मंथली 2% का प्रॉफिट दे। लेट्स सपोज मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, मुझे मंथली कितना मिला? 2,000 रुपया। मैंने पूरा साल 1 लाख इन्वेस्ट किया तो मंथली मुझे साल बाद कितना मिला? 24,000 रुपया। इसका मतलब क्या है कि मैंने 1 साल के बाद मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट में से 24,000 रुपया गेन कर लिया, यानी कि 24% में जो रिटर्न मिल गया। कितने सालों बाद मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे? 3 सालों बाद, 4 सालों बाद पूरे हो जाएंगे ना। 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 96 बन जाता है, तो 96,000 मुझे रिटर्न हो गया। ये बड़ा अच्छा बिजनेस हो गया ना। अब मैं सोलर के काम की बात करता हूं। मैंने अपने घर में सोलर पैनल लगाया, लग गया। सोलर पैनल की आप एनालाइज करो ना, तो 300 दिन हमारा सूरज निकलता है। 300 दिन सूरज निकलता है। इसका मतलब क्या है कि हम ऑन एवरेज जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो बिजली हमारी तकरीबन 2 से 2.5 मैक्सिमम 3 सालों में हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख का सेटअप लगाया है, तो मेरे 10 लाख के 10 लाख जो है वो वापस आ जाएंगे कब? 3 सालों में। अब 3 सालों में मेरे पैसे वापस आ गए। जो सोलर पैनल मेरी छत पे लगा है वो मुफ्त लगा हुआ है। सही है ना। लेकिन सोलर पैनल की लाइफ कितनी है? 20 साल। मैं इंजीनियर को कहता हूं बेटा कोई सोलर पैनल खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वर्टर खरीदने की जरूरत नहीं। मार्केट में जाओ, गाहक ढूंढो जिसने सोलर पैनल लगाना है। कोई कहता है 1 किलोवाट का चाहिए, कोई कहता है 2 किलोवाट का चाहिए, कोई कहता है 10 किलोवाट का चाहिए, उसको लगाए। जब आपके पास गाहक मिल जाएगा तो लगाने वाले 1500 बंदे बैठे हुए लगा लेंगे। तो सिंपल चीज है कि आप प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, खरीदने वाले मार्केट में अवेलेबल है, आप बेचने वाले बन जाओ, आप बिजनेसमैन। बिल्कुल सर इसमें एक चीज देखिए ये कि बिल्कुल सर, इसमें एक चीज देखने को हमें मिली है कि मोस्टली जो लोग हैं वो डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको फोर्स करती हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते। लाइक मैं बात करूंगा कि वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होते, उनको अपनी एबिलिटीज पे इतना एतमाद नहीं होता, वो सर एतमाद खो देते हैं अपना विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर थिंकिंग की वजह से। इस फेज से हम किस तरह से अपने स्टूडेंट को निकाल सकते हैं? लाइक वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि अगर उसने सोच लिया कि मैंने ये बिजनेस करना है, वो उस पे पेशेंस भी दिखाए और मजबूती से खड़ा रहे उस पे। ठीक हो गया। इसका बड़ा आसान आंसर है। वो आंसर वाला क्या है? बच्चा जब छोटी एज का होता है ना, वो कच्चे दिमाग का होता है, उसका माइंड उस तरह डेवलप नहीं होता, वो क्रिटिकली चीजों को एनालाइज नहीं करता और वो इजीली बिजनेस कर सकता है। और जो बच्चा जैसे जैसे डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसके माइंड पे रिस्क आना शुरू हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है, उस पर लाइबिलिटीज बनना शुरू हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो सस्ती से सस्ती इंजीनियरिंग मिलती है उसे 4, 5, 6 लाख रुपए की। अब वो जब 6 लाख अपनी जात पे इन्वेस्ट कर देता है, उसे डर लगने लग पड़ता है कि मैं वालिदैन को ये 6 लाख कैसे रिटर्न करूंगा। जब वो इस डर में फंस जाता है ना, तो वो क्या करता है, 20,000 की नौकरी को भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। अब बच्चा जो है, हमारे पास जब बच्चा आता है ना, जो उसकी एज होती है 18 ईयर्स, एफएससी करता है तो 18 साल का बच्चा है, आइडियल एज है कारोबार करने के लिए। अब बच्चे को इस चस्के में लगा दो, उसको इस मजे में लगा दो कि बेटा पैसे कमाने किस तरह, उसको इस बात पे लगा दो कि यार तुम एम्प्लॉय नहीं बनना, तुम सेल्फ एम्प्लॉय बन जाओ। अब सेल्फ एम्प्लॉय क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय क्या है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेसमैन तो थर्ड लेवल है ना, मैंने आपको बताया 4 लेवल्स होते हैं। पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा है बिजनेस, चौथा क्या है, इन्वेस्टर। मैं कह रहा हूं सेकंड लेवल पे उसे ले जाओ, पहले लेवल से उसे निकाल दो, उसे को सेल्फ एम्प्लॉय बन जाओ। अब सेल्फ एम्प्लॉय कैसे बनेगा? एफएससी की हुई है, आपको कंप्यूटर आता है, एफएससी की हुई है, कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आता है, लो जी कुछ इंग्लिश का कंटेंट लिख सकते हो, आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दो। आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप ग्राफिक डिजाइन में फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दो। आपको कुछ ना कुछ स्किल आते हैं, कोई भी स्किल है, उस स्किल पे पैसे कमाना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। हमें वालिदैन के माइंड को भी ट्यून करना पड़ेगा और अपने बच्चे को पहले दिन इस बात पे ट्यून करना पड़ेगा कि बेटा आपने बिजनेस करना है, और वो जो बिजनेस है वो करना किस तरह है कि ये छोटी सी प्रोडक्ट लो और इसको मार्केट में बेचो, फिर लो फिर बेचो। आप देखो मार्केट में, आप मार्केट में जाते हो, किसी बाजार में जाते हो, आपको 2 किस्म के बिजनेस मिलते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस होता है। ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस क्या है? एक बड़ा सारा सुपर स्टोर है, उसने सारी चीजें अरेंज की हुई है, आप अपनी मर्जी से एक प्रोडक्ट उठाते हो और खरीद के आ जाते हो। अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस क्या है? बाहर एक ठेला सा लगाया हुआ है, उसने कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनाई, कोई सेल प्राइस के परचेज, उसने भाई आम मैंने खरीदे हैं 100 रुपए किलो के हिसाब से, मैंने बेचने 150 रुपए किलो के हिसाब से, लेकिन वो बंदा भी कमा के जा रहा है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी में 60% अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस से कमा के जा रहे हैं और 40% ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस से कमा के जा रहे हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस वाला, जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस वाला, वो कोई टैक्स टुक्स नहीं देता, वो कोई गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है, कोई दाल चावल की रेडी लगा रहा है, कोई लींबू की रेडी लगा रहा है, कोई आमों की रेडी लगा रहा है, ये इस तरह काम कर रहा है ना। अब अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस टेक्नोलॉजी में क्या है? टेक्नोलॉजी में जिस तरह मैंने कहा कंसल्टेंसी फर्म हो जाती है, सही है ना, जिस तरह सर्विस प्रोवाइडिंग। मैंने अपनी जिंदगी में पहला बिजनेस क्या किया था, मैंने कंप्यूटर खरीद के बेचना शुरू कर दिया, सही है ना, मैंने विंडोज करना शुरू कर दी। पुराने दौर की बात है, लोगों को विंडो करनी नहीं आती थी, मैंने कहा 500 रुपया लूंगा विंडो कर, सही है ना। तो ये क्या है, ये आपके माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, पैसे को रोटेट कैसे करना है। जब आप अपने वालिदैन से भी कह सकते हो कि भाई मुझे 20,000 रुपया दे दो या मुझे 25,000 रुपया दे दो, मैं कमाई करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि पैसे का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एजुकेशन को छोड़ दो। एक बच्चे को पैसे की लत लग जाती है ना, वो कहता है भाई एजुकेशन छोड़ दो, वो क्या करता है, वो कहता है लो जी पैसा कमाना शुरू कर दिया, अब मैं ना एजुकेशन छोड़ के भाई पैसा ही कमाना है, तो फिर पैसा अभी से कमाना शुरू। एजुकेशन बहुत की रोल प्ले करती है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो वो अपने दिमाग पे कर सकते हो। आपको कहीं पे भी पैसे दे के स्किल सेट लेना चाहते हो या किसी के पास इंटर्नशिप करके स्किल सेट लेना चाहते हो, दोनों सूरतों पे आप अपना स्किल सेट डेवलप करो, सही है ना। तो मिनिमम सेट आपका तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक आपने प्रॉपर एजुकेशन सीखने की। सर जैसा कि आपने बोला है कि पेरेंट्स हैज अ लॉट टू डू फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन टू चूज एनी बिजनेस, टू चूज एनी फील्ड। सर यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूंगी, बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, वहां से उनके रेफरेंस में बात करना चाह रही हूँ कि इनोवेशन का कॉन्सेप्ट और टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटीज ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए किस तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है, और अगर उसके अडॉप्टेशन है तो वो बेसिकली स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, किस तरीके से फंड कर रहे हैं, या किस तरीके से प्रैक्टिकली उनको उनके प्रोजेक्ट्स को मार्केट प्लेस में इंप्लीमेंट करने के लिए उनको सिखा रहे हैं। व्हाट इज द बेसिकली रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन एंटरप्रेन्योरशिप? देखो एक बात तो सिंपल है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मेहरबानी है कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर एज ए कोर्स लॉन्च कर दिया है और उन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप हर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने कंडीशन लगा दी है। आपका इंस्टीट्यूट भी पढ़ाता होगा, मेरा इंस्टीट्यूट भी पढ़ाता है,
तो ये तो कंडीशन होगी ना। अब अगली चीज होगी, अब जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है ना बंदा, वो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ये भी कंडीशन लगानी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हमने एमबीए करके ना, उसने कहा भाई मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा सकता हूँ, भाई आजा पढ़ा ले, क्योंकि उसने बुकिश नॉलेज देना है, वो नॉलेज देना है जो किताबों में लिखा हुआ है। और किताब का भी 94 की लिखी हुई है, 2000 की लिखी हुई है, 2001 की लिखी हुई है। अब बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि हर बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस टैक्टिक्स बदल जाते हैं। जिस तरह मैंने यूरोप में बिजनेस करना है तो बिजनेस टैक्टिक्स कुछ हो रहा है, मैंने अमेरिका में करना है तो कुछ हो रहा है, मैंने पाकिस्तान में करना है तो कुछ हो रहा है। अब मैंने पाकिस्तान में करना है, मेरा प्लान है कि मैंने पाकिस्तान में बिजनेस करना है, तो अब मैं कैसे करूंगा? अब मुझे चाहिए कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर चाहिए जिसको पाकिस्तान के बिजनेस का एक्सपीरियंस हो। अब वो जो स्किल सेट बच्चों के माइंड में डालेगा ना, वो स्किल सेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। अदरवाइज अगर हम बेसिक लेवल का स्किल सेट डाल भी दें बच्चों पे, बच्चों को बताए बिजनेस के 4 तरीके हैं, इस तरह बिजनेस हो सकता है, बच्चे नहीं करेंगे, सारी उम्र नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बेतहाशा एमबीए के बच्चे एमबीए करते हैं ना, बेतहाशा यूनिवर्सिटीज कराती हैं। मुझे बताओ कितने एमबीए करने वाले बिजनेस करते हैं? सही है ना? उन्होंने तो 4 साल सिर्फ पढ़ाई बिजनेस, बीबीए किया, 4 साल पढ़ाई बिजनेस, बिजनेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो उनके टीचर्स हैं उन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं, उनके माइंड में है ही नहीं बिजनेस करना कैसे, तो वो कैसे बिजनेस करेंगे? सही है ना? तो ये चीज हमारे लोग सर कुछ चीजें ना एक्स्ट्रा माइंड कर जाते हैं। लाइक एक हमें लाइन बचपन से सुनने को मिलती है, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। सर ये जो लोग क्या कहेगा जो वर्ड है ना, ये हमें हर स्टेप उठाने से रोकता है। एक मैं इंजीनियर से गपशप लग रही तो उसको मैंने आइडियाज दिए कि नॉर्मली आप ये बिजनेस कर सकते हो। लाइक आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर, या मुझे उस तरह से इंफॉर्मेशन शायद ना हो, लेकिन मैं जो जानता था उस हवाले से मैंने उसको गाइड किया। तो उसने कहा यार मुझे तो किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि तुम ऑड जॉब कर रहे हो, तुम ऑड बिजनेस कर रहे हो। सर ये जो माइंडसेट हमारे अंदर मौजूद है कि लोग क्या कहेंगे, इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? हम तो कोई भी फिर इस तरह स्टेप लेने से डरेंगे। इसका देखो ना सिंपल आंसर क्या है, लोगों ने आपके घर के खर्चे नहीं बर्दाश्त करने। इवन आपका हमसाया भी आपके घर के अंदर फॉर एग्जांपल 4 दिन हो गए खाना नहीं पका, 4 दिन हो गए खाना नहीं पका, आजकल के हमसाया भी आपको नहीं पूछेगा, आप आज के चाचा ताया मामा नाना भी नहीं पूछेगा। आपने जो करना है अपनी जात, अपनी फैमिली, अपनी जरूरत के लिए करना है। अब यहाँ पे ये है कि देखो करियर को डेवलप करना है ना, एक देखो 2 चीजें, मैं इंजीनियर बन गया, अब सोच क्या है, मैंने इंजीनियरिंग रेलेवेंट ही जॉब करनी है या इंजीनियरिंग रेलेवेंट ही बिजनेस करना है। दूसरी चीज क्या है कि मैं इंजीनियर बन गया, मैंने सक्सेसफुल बंदा बनना है, मैंने कामयाब इंसान बनना है। अब ये 2 अलग अलग ट्रैक है। अब इंजीनियरिंग रेलेवेंट जॉब एक पैशन जरूर है, मैं भी कहता हूं मैं इंजीनियर हूं, मैं मेरा पैशन क्या है, मैं इंजीनियरिंग रेलेवेंट जॉब करूं, लेकिन कितनी देर तक? आहिस्ता आहिस्ता आपकी जरूरियात बढ़ेंगी, लो जी शादी होगी, बच्चे हो गए, वालिदैन बूढ़े हो गए, वालिदैन को भी जरूरत, उनको भी पैसे, उनको भी खर्चा देना है, घर के बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वो अपने पैशन से तो नहीं पूरा कर सकते ना। वो जब तक पैसे नहीं होंगे तो तभी जरूरत पूरी करोगे। एक बात तो हमेशा याद रखो, जब भी कमाना है हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना, हलाल रोजी कमाना, किसी को धोखा देके नहीं कमाना। अब यहाँ पे चीज आई कि भाई कमाना हलाल है, तो जो चीज आप यूज कर सकते हो वो अपना दिमाग यूज कर सकते हैं। अपने दिमाग से सोचो कि किस चीज को आप डेवलप कर सकते हो, एज ए बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग बिजनेस करते भी हैं और फ्लॉप हो जाता है बिजनेस, और समटाइम फ्लॉप होने की जो मेजर रीजन ये होती है कि उसने फिजिबिलिटी नहीं बनाई, उसने प्लानिंग नहीं की होती, उसने अपनी चीजों को मैनेज नहीं किया होता। उसमें मैंने आपको पिछले सेमिनार में भी ये बात बताई थी कि मैनेज करना है तो आपने 3 चीजों को मैनेज करना है। आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करना है, अपने जो पीपल स्किल्स को मैनेज करना है। ये तीनों चीजों को मैनेज कर लो, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। देखो आपने अगर अपना एक बिजनेस प्लान कर लिया है, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है, आपने प्लान कर लिया, अब आप उसकी फिजिबिलिटी बनाओ कि भाई उस पे उसके जो एसेट्स हैं उस पे खर्चा कितना हुआ है और उस पे रिटर्न कितनी होगी, और वो रिटर्न किस कस्टमर से होगी, उस कस्टमर को अप्रोच करने के तरीके क्या है, उसके लिए मुझे कितनी टीम डेवलप करनी पड़ेगी, कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो मेरे पास हैं, कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो मैंने दूसरों से लेने हैं।
हम लोग जब बिजनेस प्लान करते हैं, हमारा इंजीनियरिंग का माइंडसेट क्या होता है, यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पार्टनर बन जाए, ये मेरा दोस्त है, ये भी मेरा पार्टनर बन जाए। हालांकि उनके वो स्किल सेट ही नहीं है जिन्होंने आपको सपोर्ट करना है इस बिजनेस को उठाने के लिए। भाई एक स्किल सेट चाहिए टेक्निकल, वो आपको मिल गया, वो आपका माइंडसेट है, आप इंजीनियर हो, आपको टेक्निकल माइंडसेट मिल गया। एक स्किल सेट चाहिए फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कोई बंदा ऐसा ही चाहिए जिसको अकाउंट्स का पता हो, जिसको पता हो कि मैंने जो पैसों को रोटेट कैसे करना है, जो पैसा आ रहा है उससे किधर लिखना है, जो पैसा जा रहा है उससे कैसे लिखना है, पूरे महीने की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालनी है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसे कैसे निकालना है। अब यहाँ पे प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्लानिंग नहीं करता, चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करता प्रॉपरली, तो वो बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा। अब यहाँ पे लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने माइंड को डेवलप करना है, तो हर एंगल से देखो, अपना माइंड क्रिटिकल माइंड बनाओ, अपने माइंड को क्रिटिकली थिंक करो कि भाई जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका पॉजिटिव पहलू क्या है, उसका नेगेटिव पहलू क्या है। यानी कि जो मैं प्रोडक्ट बेचूंगा वो प्रोडक्ट की पॉजिटिविटी क्या है, क्या चीजें मैंने बेचनी है, उसको लोगों को अट्रैक्ट किस तरह करना है, उसकी नेगेटिविटी क्या है। यानी कि अगर कोई बंदा मेरे से सवाल पूछेगा उसका आंसर मैं कैसे करूंगा, फिर जो मैं प्रोडक्ट बेचूंगा उसके बारे में मेरे पास कितना नॉलेज है, और मैं उसका इन एंड आउट समझूंगा तो दूसरे को कन्वे करूंगा ना। अगर मेरे पास उस प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे बेच सकूंगा। सही है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं मैं ट्रांसफार्मर का बिजनेस करता हूँ। बिल्कुल आपने सर जैसे बोला है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट या आपका आइडिया मैटर नहीं करता, बल्कि आपके एंटरप्रेन्योरियल इंटेंट मैटर कर रही होती है, आपके स्किल्स मैटर कर रहे होते हैं, आपके लिए आपके पास उसके लिए लीडरशिप एबिलिटीज होनी चाहिए। सर इसी हवाले से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करूंगी कि दैट बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ एकेडमिक इंक्यूबेटर्स, कि जो एकेडमिक प्रोफेशनल इंक्यूबेटर्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। एंड सर सेकेंडली व्हाइल लिविंग इन थर्ड वर्ल्ड नेशन, इन अ वेरी अंडरडेवलप्ड नेशन, basically which kind of role has been done by the government? Is the government giving microfinancing for those entrepreneurs, और क्या यह गवर्नमेंट अगर उनको माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं कर रही है तो उनको कैसे सपोर्ट कर रही है? अच्छा, दो अलग अलग चीजें, इनको अलग अलग चीजों से माइक्रो फाइनेंसिंग को मैं बाद में बात करूंगा। पहली चीज इनक्यूबेटर्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर चल रहा है, कल्चर चल रहा है, यूनिवर्सिटीज का माइंडसेट है टीचिंग माइंडसेट। उन्होंने इनक्यूबेटर के हेड की टीचर्स ही बना दी, सही है ना। अब वो जो टीचर है उनका माइंडसेट क्या है, उन्होंने सारी उम्र की ही टीचिंग है। वो हमारे पास एक बंदा है बाबा था, उसका हमने इंटरव्यू लिया, उसे कहा बेटा उसे बाबा जी क्या सब्जेक्ट पढ़ा दोगे, उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। उन्होंने कहा वजह, उन्होंने कहा यार 25 साल पढ़ाई ही है, उसे ना आगे ना पीछे पता। तो ये प्रॉब्लम है। जब आप इस माइंडसेट से निकलोगे, जब आप सोचोगे यार इनक्यूबेटर आपने बनाया है, तो जो इनक्यूबेटर का हेड है वो वाला बंदा हो जिसके पास वो स्किल हो कि वो प्रोडक्ट को मार्केट कर सके। मैं बड़े करीब से मैं यूसीपी को मैं जानता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को जानता हूँ। तो यूसीपी के अंदर इंक्यूबेटर से इंक्यूबेशन सेंटर बनाया हुआ है उन्होंने, प्रॉपर बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। 10 महीने हो गए 3D प्रिंटर बनाया हुआ है, 10 महीने हो गए 3D प्रिंटर बनाया हुआ है, एक भी नहीं बेच सकता। इतना बुरा हाल है। इंक्यूबेशन सेंटर का क्या फायदा, आपने प्रोडक्ट बनाई हुई, आप मार्केट ही नहीं कर सकते। एक उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, वो उसे मार्केट ही नहीं कर सके, तो क्या फायदा है इंक्यूबेटर का। तो ये चीज बड़ा मैटर करती है इस बात पे कि भाई जो आपने जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हुए हैं उनका मेन मकसद क्या है कि लोगों को प्रमोट करना, लोग जाके बिजनेस कर सके। उनका ये नहीं है कि अपना कारोबार चलाना या कुछ। अब जब तक आप प्रोडक्ट, आपके पास एक अच्छा आइडिया आ गया, नॉर्मली वो आइडिया कहां से निकालते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से। अब इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा, एक प्लान 9 लम्स ने शुरू किया था प्लान 9 के नाम से, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग इंक्यूबेशन सेंटर बना और वो ग्रेजुअली डेवलप भी हो गया और लोगों ने उसके थ्रू बिजनेसेस भी किए। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए लेकिन है नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो जब टीचिंग माइंडसेट से निकल के इस माइंडसेट पे आएंगे कि हमने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, और जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं वो इसी पर्पस के लिए बनाए हैं, और बच्चों को गाइड भी करेंगे, और इन केस उनको इन्वेस्टर चाहिए तो कहीं से इन्वेस्टर ढूंढ के उनकी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट भी डालेंगे, तो फिर उनकी प्रोडक्ट कामयाब हो जाएगी।
बिल्कुल दूसरे सही, जैसा आपने बोला है कि माइक्रो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज ने इनिशिएटिव लिया, बट ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोजेक्ट्स वहीं पर डंप हो गए। तो सर आपको क्या लगता है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के लैक ऑफ मतलब इनिशिएशन का लैक आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का लैक आ रहा है, या यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल आ रहा है कि गवर्नमेंट उनको नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं गवर्नमेंट कर का रही है कोई कि रोल आपने नहीं। टेक्नोलॉजी। देखो, ये मैं समझता हूँ, मुझे जो समझ लगती है, गवर्नमेंट ने बाय फोर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए। जी अब सर। इंक्यूबेशन सेंटर मिल गए, इनको समझ ही नहीं लग रही इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर इन्होंने ओके सर। अकोमोडेट किया लोगों के, भाई तुम इस इंक्यूबेशन सेंटर में बैठ जाओ, ताकि गवर्नमेंट को पता चले हमारा इंक्यूबेशन सेंटर चल रहा है। जो यानी वो असल में खाता चलता रहे। खाता, देखो प्रोसेस है ना, आपने कारोबार करना है, सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट हंट करनी। आपने फाइंड करनी है कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको आपने बेचना है। एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, अब वो प्रोडक्ट नहीं बेच रही, बिक रही, अब कंपनी क्या डंप हो जाएगी, बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी क्या करेगी, कोई और प्रोडक्ट निकालेगी, उसी मशीन से वो प्रोडक्ट बनाएगी, बेचना शुरू कर दे, वो नहीं चलती, तीसरी प्रोडक्ट बनाएगी। आपने देखा नहीं कि भाई ये जो स्लांटी कंपनी है, अब वो उनका एक फ्लेवर चल रहा है, उन्होंने दूसरा फ्लेवर निकाल दिया, उन्होंने तीसरा फ्लेवर निकाल दिया, उन्होंने चौथा फ्लेवर निकाल दिया। क्यों निकाला? वजह यह है कि लो जी इसकी सेल नहीं है, इस तरह का कस्टमर है तो इसकी सेल कर दो। हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इस तरह का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, बाय फोर्स करना पड़ेगा, या वैसे वो इंक्यूबेशन सेंटर इस तरह विजन डेवलप कर ले, अदरवाइज ये यानी यूनिवर्सिटीज एक टाइम के बाद फ्लॉप हो जाएगी। उनको सर वो लाइक आपका कहने का वी मतलब आर है फ्रॉम, कि हाँ, सर मैं लाइक एक वी आर बात जी फ्रॉम, सर, जी सर, जी जी कंटिन्यू कंटिन्यू। पूछा था माइक्रो फाइनेंसिंग की बात। जी माइक्रो सर, माइक्रो फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। हाँ, एक डिपार्टमेंट खुला हुआ है अखुवत के नाम से, गवर्नमेंट उसे सपोर्ट भी करती है। अखुवत जो है बड़ा आउटस्टैंडिंग मैकेनिज्म है, जो तकरीबन 5 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट दे सकता है। आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप उसको प्रेजेंट करो, अखुवत आपको फाइनेंस कर देगा 5 लाख तक। सही है ना? पहले अखुवत ने स्टार्ट किया था सिर्फ 50,000 पे। एक 50,000 कौन ले सकता है? एक बंदे ने कहा मैंने रेडी लगानी है, उसने कहा ठीक है आमों की रेडी लगानी है, बताओ कितने पैसे चाहिए? उसने कहा 50,000 चाहिए जो जी। एक बंदे ने कहा मैंने दर्जी बनना है, भाई मुझे कितने पैसे चाहिए? 25,000 रुपये चाहिए, मशीन लेनी है, वो दर्जी। अखुवत ने 50,000 से शुरू किया था, ये इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आज वो 5 लाख देने को भी तैयार है। इंटरेस्ट नहीं लेते वो, इंटरेस्ट नहीं लेते, वो कहते हैं कि आपने कारोबार करना है, आप अपना आइडिया प्रेजेंट करो, हम आपको 5 लाख देंगे, साथ आप बताओ कितने अरसे में वापस करोगे, हम वापस कर देंगे। गवर्नमेंट इससे ज्यादा आपके लिए क्या करे? गवर्नमेंट ने तो कर दिया। ये इनिशिएटिव नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी था, और आजकल ये इमरान खान गवर्नमेंट में भी है। बेटा करो, आप देखो कोई भी कारोबार करना है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट ही चाहिए। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, फिर मुनासिब सी इन्वेस्टमेंट से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। सर लाइक वी आर माइक्रो फ्रॉम फाइनेंसिंग सेम, सर हम सेम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं। एक नॉर्मली अगर देखा जाए, आपने जिक्र किया ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस और नॉन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का। मेरा क्वेश्चन ये कि सर अगर हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, हमने चाहा, हमने सोचा कि हमने अपनी फील्ड में ही बिजनेस करना है, लाइक आपने 1-2 बिजनेसेस का जिक्र भी किया, तो सर आप बताना चाहेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस तरह से कौन कौन से हम बिजनेस सेटअप कर सकते हैं अपने, लाइक उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आ सकती है, या अगर बिल्कुल हम लो लेवल से स्टार्ट करें और अपनी फील्ड में ही रहें तो हम किस तरह से सर ग्रो कर सकते हैं इन वेरी सिंपलर वर्ड्स फॉर आवर ऑडियंस। ये 1-2 क्वेश्चंस मुझे पर्सनली अभी रिसीव हुए हैं। मैंने सबसे सिंपल वे तो बताया कि आप एनर्जी ऑडिट करना शुरू कर दो, बड़ा सिंपल वे है, इससे ज्यादा आसान कोई नहीं है। 30-40 हजार मैक्सिमम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप काम शुरू कर सकते हैं। सबसे आसान बिजनेस है, एनर्जी ऑडिट करना शुरू कर दो। कोई बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को कहो कि भाई मैं तुम्हारी बिजली का बिल कम करूंगा, उसको ऑडिट करके बताओ, उसे बताओ कि तुमने वायर का साइज, मैं पर्सनली करता भी हूँ। मैंने पीछे एक एनर्जी ऑडिट किया एक कंपनी का, वो फार्मेसी की कंपनी थी, और वो कहता है हमारा बिल ज्यादा आ रहा है, हालांकि हमारी जो क्या मशीन्स है वो इतने बर्डन नहीं है, ये बिल आ कैसे रहा है? जब हमने ऑडिट किया, जो पहला फॉल्ट उसकी कंपनी में निकला, वो फॉल्ट क्या था, उसने जो वायर लगाई हुई थी वो लो रेटिंग की वायर थी, उसकी वजह से उसे नुकसान क्या हो रहा था, उसकी वायर गर्म हो रही थी और वो एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर दी थी। दूसरी चीज ये कि उसने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट प्लांट ही नहीं लगाया हुआ था, तो मैंने उसे सिर्फ 2 रिकमेंडेशन दी, सही है ना, मैंने उसके अच्छे खासे पैसे चार्ज किए। तो ये चीज है कि भाई देखो कि ये बड़ा आसान बिजनेस है अगर आप एनर्जी ऑडिट कर लो। दूसरा बिजनेस मैंने आपको कहा सोलर वाला, ये बड़ा आसान बिजनेस है। तीसरा बिजनेस क्या है
कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है या बड़ी मुनासिब सी इन्वेस्टमेंट है, तो बेटा इंडस्ट्री में बेतहाशा प्रॉब्लम्स आते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये आपको ऊपर ऊपर से समटाइम पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि आप इंडस्ट्री में घुसते नहीं हो। अदरवाइज क्या होता है, जिस तरह हमारी 99% इंडस्ट्री चल रही है, तो उसके अंदर मोटर लगी हुई है और मोटर के बाद वीएफडी लगी हुई है। वीएफडी को कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और दुनिया के अंदर बेतहाशा वीएफडीज अवेलेबल है, बेतहाशा। आप मार्केट में जाओ, ब्रानथ रोड में जाके देखो कि वीएफडीज कितने की मिलती हैं और क्या क्या रेट्स है, बस खत्म। उसके बाद कोई वीएफडी परचेज नहीं करनी। अब इंडस्ट्री में अपनी अच्छी वेबसाइट बनाओ, आप OLX पे, द्राज पे, कहीं पे भी अपने आप को वीएफडी के तौर पे रजिस्टर कराओ और अपने आप को ग्रेजुअली अपडेट भी करते रहो वीएफडी के अकॉर्डिंगली। आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट्स है। आजकल तो स्मार्ट मैकेनिज्म आ गया ना, स्मार्ट वर्क यही तो है कि बेटा वेबसाइट बनाओ, कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट करना है वेबसाइट के थ्रू कर दो। आपके पास हॉल रोड बेतहाशा प्रोडक्ट्स पड़े नहीं है, आप उनको मार्केट कर दो, सही है ना। तो ये बड़ा आसानी से ये काम कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास माइक्रो कंट्रोलर आपको आता है, तो माइक्रो कंट्रोलर पे जो ऑटोमेशन का काम है, होम ऑटोमेशन सिस्टम है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम है, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं उनका ऑटोमेशन सिस्टम है। अब ऑटोमेशन सिस्टम में कुछ नहीं है, मैं ऑटोमेशन ये नहीं कह रहा कि कंट्रोल करो, सिर्फ आप मॉनिटरिंग सेटअप लगा दो। मॉनिटरिंग सेटअप में जो बेसिक सेटअप है, सिर्फ कैमरास लगा दो। उससे ऊपर वाला लेवल क्या है कि जो आपके सिस्टम है उसके अंदर सेंसर्स लगाओ, जो आपको प्रेशर मैयर करके बताए, जो आपको लेवल मैयर करके बताए, जो आपको वेट मैयर करके बताए, जो आपको फ्लो मैयर करके बताए। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट है तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैंने ऐसे कारोबारी लोग देखे हैं जो सिर्फ लोड सेल बेच रहे हैं। लोड सेल क्या होता है? ऐसी मशीन जो वजन करती है। आप देखो वो वजन, लोड सेल क्या है कि आपने मोटरवे पे देखा होगा, वेट अपने ट्रक का वजन कराएं, बकायदा लिखा होता है। वो इतना बड़ा लोड सेल भी है, ट्रक का वजन करा रहा है। लोड सेल इतना भी है कि जो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स है उनका वजन भी करा रहा है। आप जनरल देखो ना, एक प्रोडक्ट है जिसका वजन है 100 किलो, 100 किलो वजन है, आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका लोड सेल खराब है, वो 100 किलो की बजाय 102 किलो बता रहा है, 102 किलो बता रहा है, इसका मतलब है 2% का फर्क डाल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने पूरे दिन में 1000 किलो बेचा, 2% के लिहाज से आपने जो लॉस कराया वो लॉस कितना होगा? सही है ना। तो इसी तरह अगर आपने 10,000 किलो बेचा, प्रोडक्ट में लॉस उतना, मैंने आपने 1 लाख किलो बेचा, उतना लॉस आपका बढ़ गया। तो ये जो चीजें हैं ये आपके बेसिक में प्रॉब्लम क्रिएट करती। अब लोड सेल एक है, आपके पास फ्लो मीटर एक है, लेवल मीटर एक है, सही है ना। इस तरह बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप अलग अलग प्रोडक्ट को बेच सकते हो। इसी तरह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी आती है। पीएलसी में चाइनीज ब्रांड भी है, पीएलसी में यूरोपियन ब्रांड भी है, पीएलसी में अमेरिकन ब्रांड भी है। आप वो ब्रांड को पकड़ो और उसे बेचना शुरू कर दो, सही है ना। ये आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसमें नॉन इंजीनियर नहीं टिक सकता, इंजीनियर ही टिक सकता। आपने इतनी प्यारी प्यारी जो इतनी इंपॉर्टेंट इतनी बातें की हैं सर, होपफुली ये ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होंगी। सर मेरी साइड से लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। सर यू माइट हैव वर्कड ओवर अ लॉट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, आपने अब्रॉड में भी किया होगा काम, आपने अपनी कंट्री में भी किया होगा। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं। तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कभी वो सोसाइटल होती हैं, कभी वो इमोशनल होती हैं, कभी कभी वो फाइनेंशियल भी हो जाती हैं। तो सर आपके लिए आपका कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट जो था सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, और आपने उस चैलेंजिंग आउटकम्स के अंदर रहते हुए आपने कैसे उनसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया ऑन टाइम? रिसेंटली ना हमने एक पेटेंट करवाया। वो पेटेंट क्या है कि हम ना एग्रीकल्चर फील्ड में घुसे हुए थे, तो हमने कहा कि फूड टॉक्सिसिटी मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है ना, वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का है। उसके अंदर हम फूड का सैंपल डालते हैं, वो सैंपल जब अंदर डालते हैं तो वो बताता है कि फूड टॉक्सिक है कि नहीं। सिंपल ये मैकेनिज्म है, और वो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। हमने रिसेंटली पेटेंट करवाया। पेटेंट क्या करवाया, जो प्रोडक्ट हमने बनाई है ना इसके सब्स्टिट्यूट में, वो प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट की है 20,000 रुपए, टोटल कॉस्ट की। लेकिन उसके बाद उसकी R&D पे जारी बात है, हमने हिट एंड ट्रायल किया, काफी ज्यादा खर्चे हुए। एट द एंड आइडिया क्या था कि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, हमने उस जैसी प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए, हैंड हेल्ड डिवाइस होनी चाहिए जिस तरह मोबाइल फोन है।
आप मोबाइल फोन को कैरी करके जा सकते हो, इस तरह हमारे पास एक मीटर होना चाहिए जिसको हम कैरी करके चले जाए। हमें तकरीबन एक साल लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने में। अब वो प्रोडक्ट आज इस लेवल पे आ गई है कि हम उसे मार्केट कर रहे हैं। हमने, मुझे याद है कि हम ये प्रोडक्ट लेके गए थे टेस्टिंग पर्पस के लिए। हम एक आलूओं की फील्ड में लेके गए और आलू को एज ए सैंपल लेके हम टेस्ट कर रहे थे। तो एक बंदा पास से गुजरा, वो कहता है आप क्या कर रहे हो? तो हमने कहा ये काम कर रहे हैं। तो उसने अप्रिशिएट किया, उसने कहा कि नॉर्मली ये लेस की फैक्ट्री है और लेस का जो सैंपल आता है वो सैंपल हम लेके फलानी फैक्ट्री में भेजते हैं, वहां से हमें टॉक्सिसिटी रिपोर्ट आती है और ये 15 डेज का प्रोसीजर है, उसके बाद हम फसल को निकालते हैं। कहते हैं ये तो आप मिनट में कर रहे हैं। उसने हमें इतना अप्रिशिएट किया, उसने हमें इतना प्रोटोकॉल दिया कि हम कहते हैं हमारी चीज की पैसे वहीं पे पूरे हो गए। सही है। Appreciation matters a lot. सर बिल्कुल, इसमें अगर हम देखें तो हम लोगों को अगर अवेयरनेस है ना, तो मेरे ख्याल से हम बहुत इजीली इन तमाम चीजों को, मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक सर, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं अपने इस सेशन को, तो उसमें ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है। लाइक उसमें लाजमी नहीं है कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, आपकी डिग्री किस फील्ड से रेलेवेंट है, कोई भी इसको अच्छे तरीके से प्रमोट करवा सकता है। सर इसमें मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जो बैरियर्स हैं, हम लोगों को जो फील होता है कि इन वजूहात की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो नहीं कर रही, लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रही, या लाइक लोगों को पता नहीं लग रहा कि हम किस तरह से अपने आप को कैश करवा सकते हैं, सर वो कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो आपकी नजर में हमें रोक के रख रहे हैं, हम इसमें ग्रो नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं इस बात में फिर मैं आपको ये अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह आप मोटिवेशनल सेमिनार्स करवाते हो ना, लोगों को मेंटोर्स दे रहे हो, लोगों को डायरेक्शन दे रहे हो, उससे भले क्या होता है कि एक बंदा जब स्टार्ट करता है ना, वो ग्रेजुअली डेवलप कर रहा होता है। अब जब वो ग्रेजुअली डेवलप करता है ना, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो गलतियां करता है, फिर सीखता है, गलतियां करता है, फिर सीखता है, गलतियां करता है, और एक टाइम लग जाता है, वो एक साइकिल है। और बहुत सारे लोग डिसहार्ट होकर छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं बिजनेस ना कर, मैं जॉब कर, ये वजह होती है। अब यहाँ पे चीज है कि अगर इनके पास कोई मेंटोर मिल जाए, कोई लीडर मिल जाए जो इनको गाइड कर सके, जिसके पास वो बिजनेस का एक्सपीरियंस अवेलेबल है, तो उसमें क्या है कि वो ग्रेजुअली की बजाय, यानी कि एक बूस्टर उसे मिल जाएगा वो स्पीड से। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसको सक्सेसफुल होने के लिए लेट्स सपोज 5 साल चाहिए, अगर एक लीडर उसे मिल जाए तो वो लीडर क्या करेगा, उसको पहले ही बता देगा बेटा ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, तो वो हो सकता है वो बजाय 5 सालों के बजाय वो 1 साल में सक्सेसफुल हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने ये जो इनिशिएटिव जिस तरह आप लोगों ने लिया, हमें इस तरह के रोल मॉडल मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए जो बच्चों को गाइड कर सके। यहाँ पे मैं ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। बाबे लोग उनके पास बैठे हुए, ऐसे ऐसे इंजीनियर जिनका 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, अगर उनसे रिक्वेस्ट ये की जाए कि भाई आप मेंटोर बन जाओ, अगर कोई बिजनेस आइडिया लेके आता है आप हमारे पास, आप उसको गाइड कर लो, बेशक आप 10% 20% प्रॉफिट ले लो, सही है ना। अगर हम काफी लकी हैं इस मामले में, इस तरह की सपोर्ट दे, अगर पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल इस तरह की सपोर्ट दे देता है, तो मैं होपफुल हूं कि हमारी सोसाइटी ग्रेजुअली अच्छी डायरेक्शन में चली जाएगी। अदरवाइज हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे क्लास फेलो, आपके क्लास फेलो इंजीनियरिंग करते हैं, मार्केट में निकलते हैं, जब जॉब नहीं मिलती वो सऊदीया चले जाते हैं, कुवैत चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, हाँ, वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में एब्जॉर्ब ही नहीं होते, और बच्चे कहते हैं नौकरी नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों को भी मोटिवेट करने की जरूरत है और साथ साथ उनको लेके चलने की जरूरत है कि बेटा देखो, एक कंट्री ने आपको इंजीनियर बना दिया, अब आपकी कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप अपनी इंजीनियरिंग की बेस पे आप उस कंट्री को कुछ सर्व कर सको। ये जरूर है कि रेमिटेंस की फॉर्मेशन में एक बंदा यूरोप में बैठा हुआ है, वो रेमिटेंस की फॉर्मेशन में थोड़े पैसे भेज रहा है और हमें खुशी हो रही है कि भाई वो पैसे आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चल रही है, लेकिन रेमिटेंस से ज्यादा उस बंदे की प्रेजेंस यहाँ पे जरूरी है। अगर जिस तरह देखो ना, हमारे पास एक एग्जाम्पल मिलती है डॉक्टर अब्दुल कदीर की, हमारे पास इस तरह की दर्जनों एग्जाम्पल्स होनी चाहिए थी। हमारे पास लोग मिलते हैं, लो जी क्रिकेट के लेजेंड्स मिल गए, फलाना बहुत अच्छा बॉलर है, फलाना बहुत अच्छा बैट्समैन है, हमारे पास एंटरप्रेन्योर नहीं मिल रहे, हमें कोई एग्जांपल नहीं मिलती ऐसी जो एंटरप्रेन्योर है और जो सक्सेसफुल है। तो इस तरह के सेमिनार्स लोगों को लेके आप लाओ को भाई तुम एंटरप्रेन्योर हो, सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो और कोई जरूरत नहीं।
सर इंशाल्लाह इस अल्हम्दुलिल्लाह चीज के इस ऊपर हम मामले फोकस में करेंगे। वी आर ब्लेस्ड इनफ कि हमें हमारे इदारे ने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। और सर अभी तक अगर मैं रिस्पांस के हवाले से बात करूं, जो लास्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मार्च हम लोग इन सेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं, तो लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इन सेंस कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है, मल्टी डिपार्टमेंट्स के लोग अवेलेबल हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप डिस्कशन कर रहे हैं। सर इसमें हमें भी खुशी महसूस होती है कि एटलीस्ट हम कुछ अच्छा जरूर कर रहे हैं जो लोगों के लिए लर्निंग का प्रोसेस बन रहा है वही इसमें। बात है ना, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, ये एक आप हुनर सिखा के जा रहे हो और वो हुनर एट द एंड आपके मरने के बाद भी आपके काम आता रहेगा। बिल्कुल सही है ना? सर, सॉरी थैंक्स ड्यू फॉर टू माय टाइम फ्रॉम माय साइड कंस्ट्रेंट। सर। सर बंडल ऑफ थैंक्स, मैं आपने अपना स्पेशल टाइम मैनेज किया हमारे लिए। सर आई एम होपफुल कि इन फ्यूचर भी जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ताला हम आपको जरूर जहमत का मौका देंगे। सर हम चाहेंगे कि लोग आपसे मैक्सिमम सीख सकें, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं मैं चाहूंगा हमारे इन फ्यूचर गेस्ट इसी तरह से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें। एंड सर वंस अगेन थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको आपके घर वालों को खैर ऑफिस से रखे। हाँ, मैं सर कंक्लूड थैंक यू इसे सो करूंगा, मच। मैं जी सर कंक्लूड इस प्लीज। बात पे करूंगा कि मैंने जी ना एक छोटा सा चैनल भी बनाया हुआ है इसी सोच के मुताबिक कि मैं बच्चों को ट्रेन कर सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं। यूट्यूब चैनल है टेक्नो जीनियर के नाम से, जिसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं जो हूं ना अपने बच्चों को थोड़ी सी मेहनत करके उनके माइंड को डेवलप कर सकूं, जो मैं कंट्रीब्यूट वैसे नहीं कर सका इस तरह कर दूं। सही है ना? सर उसका लिंक थैंक यू सो जरूर शेयर थैंक यू कीजिएगा सो सर मच। हमारे साथ उसका लिंक। जी सर थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। सर। सर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाए, एज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऑडियंस की ह्यूज डिमांड के ऊपर हमने आपको अगेन ऑन बोर्ड लिया। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं यही कहूँगी, थैंक यू सो मच आईएसपी, थैंक यू सो मच एसीडीसी टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को पब्लिक कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों को बुला सकते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि लाइफ में यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टेप टू मूव फॉरवर्ड। जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं करेंगे, आप कभी भी आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर, एवरीवन शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ देयर फेलियर्स। अगर आप अपने फेलियर से सीखेंगे नहीं तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। हम हर कोई फेलियर से गुजरता है, अगर आप अपने फेलियर से डर कर बैठ जाएंगे या उन मिस्टेक्स को अगेन अगेन रिपीट करते रहेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं हासिल कर सकते। सर थैंक यू सो मच ऑन द बिहाफ ऑफ आईएसपी एंड एसीडीसी स्टूडियो, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नदीम आबदी जो आपने पीछे से इतना सब कुछ इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।